नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि सीआरपीसी 1973 को डिस्कस करेंगे। इसे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन पॉइंटेड फैक्ट के रूप में डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। सारे मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जितने क्वेश्चन प्रोबेबल हैं कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं, वो कवर करने की कोशिश की गई है इसमें। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये स्टार्ट करने से पहले अपने साथ बेयर जरूर रखिएगा। बेयर रखने से बेनिफिट ये होता है कि आपके प्रोविज़न एट ए टाइम दिख जाते हैं और आप बेयर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और प्रोविज़न वहीं का वहीं तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 प्रेसिडेंट की असेंट 25 जनवरी 1974 को मिली। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम क्रमांक क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम क्रमांक क्या है? तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 ही सीआरपीसी 1973 है। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 यही आपकी सीआरपीसी है। तो अधिनियम क्रमांक 2 1974 का, उसी को हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जानते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अधिनियम क्रमांक 2 1974 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? इसका मतलब यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस डेट को एनेक्टेड हुई? तो यह 25 जनवरी 1974 को एनेक्टेड हुई। एनेक्टमेंट डेट 25 जनवरी 1974 है। एनेक्टमेंट डेट कब है? 25 जनवरी 1974। 25 जनवरी 1974 को ही राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता 1974 को अपनी सहमति प्रदान की। उसी दिन उन्होंने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस डेट से प्रवर्तन में आई? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में आई। 1 अप्रैल 1974 प्रवर्तन। तो सीआरपीसी कब से एनफोर्सेबल है? वॉज एनफोर्सेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। WF क्या है इसका? 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 इसका WF है। सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में आई। दंड प्रक्रिया संहिता लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 1974 है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 37 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 484। तो दंड प्रक्रिया संहिता 37 अध्याय और 484 धाराओं को समाहित करती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में कुल अध्यायों की संख्या 37 और कुल धाराओं की संख्या 484। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो यह संपूर्ण भारत पे लागू है। यह आपको इसका एक्सटेंट कहाँ मिलेगा? तो इसको एक्सटेंट आपको मिल जाएगा सेक्शन 1 के क्लास 2 में। सेक्शन 1 का क्लास 2 यह कहता है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र पे है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अप्लीकेबल होने से पहले इसका विस्तार जो था वो संपूर्ण भारत पे सिवाय जम्मू कश्मीर के लिखा हुआ था, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर को ओमिट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के 5th शेड्यूल के टेबल नंबर 1 के एंट्री नंबर 9 में वो जो जम्मू एंड कश्मीर सीआरपीसी के सेक्शन 1 क्लास 2 में यूज किया गया था वो ओमिट कर दिया गया। इसी के अकॉर्डिंग वो ओमिटेड इफेक्ट पा गया। और ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 किस डेट से एप्लीकेबल है? तो यह 31 अक्टूबर 2019 से ये एप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन ही इसकी विशेषता है। आगे चलते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जांच जो है वो एक न्यायिक कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। इंक्वायरी जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है और वह किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। इंक्वायरी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लाज जी में दी गई है। 2G में इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो 2G में दी गई है। 2G में इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच या विचारण कैसी प्रक्रिया है? तो जैसा कि इंक्वायरी की डेफिनेशन में 2G में बताया गया है कि जांच या विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है। ट्रायल को 2G में डिफाइन नहीं किया गया। इवन ट्रायल को यूज तो किया गया है, 2G में डिफाइन नहीं किया गया। सीआरपीसी में कहीं भी आपको ट्रायल डिफाइन नहीं किया गया। ट्रायल आपको कई जगह मिलेगा लेकिन ट्रायल को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। तो इंक्वायरी वाले डेफिनेशन 2G में ही ट्रायल वर्ड यूज किया गया है। तो जब ट्रायल बताऊंगा तब इसे ट्रायल को आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयाँ किस लिए होती हैं? तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन 2H में दी गई है। 2H में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा समस्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो किस लिए की जाती हैं? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाने वाली समस्त कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य एकत्रित करने के लिए होती हैं। और 2G में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन दी गई है? लिखता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो अन्वेषण में सभी कार्रवाइयाँ जो हैं वो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए ही की जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 या 2 से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध किन मामलों से है? 2 या 2 से अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध वारंट मामलों से है। और वारंट मामलों की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो वारंट मामलों की डेफिनेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2X में दी गई है। सेक्शन 2X में वारंट केस की डेफिनेशन दी गई है। वारंट केस क्या है 2X में? तो 2X के अकॉर्डिंग ऐसा वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। मीन्स इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला वारंट मामलों से संबंधित है। ऐसा 2X में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिरा हबीबुल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला किससे संबंधित है? तो जाहिरा हबीबुल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण हुआ था इस मामले में और उसी से संबंधित यह मामला है। आपका यह क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 जिसका अधिनियम क्रमांक 25/2005 है, इसे राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति 23 जून 2005 को मिली थी। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति 23 जून 2005 को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य एवं जनजातीय क्षेत्रों को इस संहिता के कौन से उपबंध लागू होंगे? मीन्स सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू होंगे? तो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में सीआरपीसी का चैप्टर 8, चैप्टर 10 एवं चैप्टर 11 जो है यही एप्लीकेबल है। बाकी जो सीआरपीसी के चैप्टर हैं वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एप्लीकेबल कर सकती है। अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है। यह प्रोविज़न कहाँ पे है? तो यह प्रोविज़न जो है आपका सेक्शन 1 क्लास 2 के प्रोविज़न में किया गया है। सेक्शन 1
क्लास 2 के प्रोविजो में किया गया है, सेक्शन 1 क्लास 2 में इसका प्रोविज़न है। तो दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 जो है ये नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों में अप्लीकेबल है। और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को भी इस क्षेत्र में लागू कर सकती है जो चैप्टर 8, 10, 11 के अलावा जो उपबंध हैं सीआरपीसी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य पर दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों के लागू न होने के कारणों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में किया? तो नागालैंड राज्य वर्सेज रतन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि नागालैंड राज्य पर दंड प्रक्रिया संहिता के जो प्रोविज़न है, जो कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है, उसके बारे में यह बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री बार्गेनिंग यानी कि सौदा विवाद को दंड प्रक्रिया संहिता में एक अध्याय के रूप में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया या जोड़ा गया? तो प्री बार्गेनिंग को सीआरपीसी में एक्ट नंबर 2 2006 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। एक्ट नंबर 2 2006 का नाम भी दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 है। एक्ट नंबर याद करना इसलिए जरूरी क्योंकि 2005 में दो आपको मिल जाएंगे संशोधन, एक एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 मिल जाएगा और दूसरा एक्ट नंबर 2 ऑफ 2006 मिल जाएगा। तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 2006 जो है वो प्री बार्गेनिंग को चैप्टर नंबर 21A से ऐड करता है, सीआरपीसी में इंसर्ट करता है। चैप्टर नंबर 21A जो है ये प्री बार्गेनिंग से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें सेक्शन 265 टू 265L तक के प्रोविज़न है। 265A से L तक में प्रोविज़न किए गए हैं प्री बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो प्री बार्गेनिंग कहाँ पे है? तो प्री बार्गेनिंग सीआरपीसी के चैप्टर 21A में है। ये कैसे जोड़ा गया? तो यह एक्ट नंबर 2 2006 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे कि हम दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दांडिक विधि संशोधन अधिनियम आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब से प्रवृत्त है? तो यह 3 फरवरी 2013 से प्रवृत्त है, जिसका नाम एक्ट नंबर 13 2013 और यह 3 फरवरी 2013 से लागू है, एप्लीकेबल है। एक्ट नंबर 13 2013 3 फरवरी 2013 से एप्लीकेबल है। इसी का नाम आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट कब किया गया है आपराधिक प्रक्रिया संशोधन में? तो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 11 अगस्त 2018 को किया गया है। 11 अगस्त 2018 को सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है। सीआरपीसी 1973 को अंतिम बार वर्ष 2018 में संशोधित किया गया, जिसे कि हम 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका एक्ट नंबर 22 है। एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018 के द्वारा यह संशोधन किया गया था। तो सीआरपीसी में आखिरी बार जो अमेंडमेंट हुआ, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ? तो एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018 के द्वारा हुआ था और यह 21 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल है, क्योंकि 21 अप्रैल 2018 को ही प्रेसिडेंट ने एक दंड विधि ऑर्डिनेंस लाया था, आपराधिक विधि संशोधन ऑर्डिनेंस लाया था 21 अप्रैल 2018 को। इसीलिए उसी ऑर्डिनेंस का ये रेटिफिकेशन जो है एक्ट नंबर 22 2018 हुआ, जो कि 11 अगस्त 2018 को उसी ऑर्डिनेंस का रेटिफिकेशन पार्लियामेंट ने किया था, वही एप्लीकेबल हुआ। कब से एप्लीकेबल हुआ? 21 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल हुआ। तो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 21 अप्रैल 2018 जो था उसी का जगह एक्ट नंबर 22 2018 लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी में जमानती और गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मतलब कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ पे है? तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्लासिफिकेशन जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में यह बताया गया है टेबल बना के कि कौन से ऑफेंस जो हैं वो बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस 7th शेड्यूल के लिस्ट नंबर 3 जिसे कि हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर है सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 2 के अकॉर्डिंग दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके अंतर्गत ऐसे विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, ऐसा एंट्री नंबर 2 में लिखा है। कहाँ? 7th शेड्यूल के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 2 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यह है कि अपराध का कौन कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है? तो आप देखेंगे जब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, समन केस एंड वारंट केस, यही 3 आपको मिलेगा जब सेक्शन 2 पढ़ोगे। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, समन केसेज एंड वारंट केसेज, यही आपको इसमें मिलेंगे। तो अपराध का कौन कौन सा वर्गीकरण सीआरपीसी में है? तो अपराध का संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती, समन मामले एवं वारंट मामले, यही वर्गीकरण आपको मिलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है? मीन्स बेलेबल ऑफेंस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। जमानती अपराध धारा 2A में परिभाषित है। धारा 2A के अनुसार जमानती अपराध से क्या अभिप्रेत है? तो जमानती अपराध से वह अभिप्रेत जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप में दर्शाया गया या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों से जमानती अपराध के रूप में घोषित किया गया है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में जिसे बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है, और जिसे किसी और लॉ में जो लॉ एंड फोर्स से पहले से ही प्रवृत्त है उस लॉ में अगर उसे बेलेबल बताया गया तब वो बेलेबल ऑफेंस है। यह डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगा? यह डेफिनेशन सेक्शन 2A में मिलेगा। इसी में सेक्शन 2A में लिखा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस में क्या है? तो जो 2A के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जिसे बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है, और उसी में नॉन बेलेबल भी बताया गया। कौन से नॉन बेलेबल हैं? तो जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यही सेक्शन 2A डेफिनेशन देता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी, और बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या कहता है? जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जमानती अपराध क्या है? बेलेबल ऑफेंस क्या है? तो जमानती अपराध ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। यही धारा 2A में इसकी परिभाषा दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजमानती अपराध से आप क्या समझते हैं? ये भी 2A में ही है। 2A में ही इसे भी बताया गया जमानती अपराध को। कहता है क्या 2A में क्या कहता है? कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, मीन्स जो ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। तो वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, मीन्स जो बेलेबल नहीं है तो वो क्या है? नॉन बेलेबल है। आगे चलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कहाँ प्रोविजन है? तो संज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामला क्या है? तो इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामला से क्या अभिप्रेत है? कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस से क्या आप समझते हो? तो इस कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन सेक्शन 2C में दी गई है। कहाँ दी गई डेफिनेशन? सेक्शन 2C में दी गई है। और सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग क्या कहता है? कहता है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है
जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मीन्स डायरेक्टली आप इसे समझिए कि जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता होगा वो कैसा मामला होगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा एंड कॉग्निजेबल केस होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये कहाँ पे दिया है? 2C में दिया गया है। 2C से पहले एक सेक्शन और आता है, सेक्शन 2B, जो सेक्शन 2B चार्ज को डिफाइन करता है और कहता है कि चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। तो चार्ज में आरोप के अंतर्गत क्या है कि आरोप में शामिल है आरोप का कोई भी सिरा जब आरोप में एक से अधिक सिरे हों। तो यह आरोप की परिभाषा सेक्शन 2B में दी गई है, सेक्शन 2B में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। और एक तरह से यह डेफिनेशन कम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इस पर जब हम चार्ज पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एवं नॉन कॉग्निजेबल केस से आप क्या समझते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस से क्या अभिप्रेत है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनडायरेक्टली यह कहता है कि जिन मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर नहीं रखता है वो मामले, वो केस, कौन से केस है? नॉन कॉग्निजेबल केस है। वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस? वो ऑफेंस जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, यही सेक्शन 2L कहता है। और सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है और यह कहता है कि वो मामले जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर रखता है वो कौन सा मामला है? वो कॉग्निजेबल केस है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो अपराध कौन सा? कॉग्निजेबल अपराध, संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता। और वे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल केस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यह है कि कंप्लेंट दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया है? कंप्लेंट को सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट को कहाँ डिफाइन किया गया? सीआरपीसी के सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D में कंप्लेंट यानी कि परिवाद को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है परिवाद क्या है? तो धारा 2D के अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, कोई अपराध किया है। तो कंप्लेंट क्या कहता है? तो कंप्लेंट ये कहता है, सेक्शन 2D ये कहता है, सेक्शन 2D में कंप्लेंट डिफाइन और कहता है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। यह सेक्शन 2D में डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2D में एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है अ रिपोर्ट मेड बाय police officer in a case which disclose after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। तो ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से प्रकट करता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को ही कंप्लेन ट्रीट कर लिया जाएगा और पुलिस अधिकारी को कंप्लेनेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में कहता है। तो कंप्लेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2D में दी है और क्या कहता है? 2D कहता है कि कंप्लेन से सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया कथन अभिप्रेत है, चाहे जिस व्यक्ति ने के अगेंस्ट वह शिकायत की जा रही है वो नोन हो या अननोन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझा जा सकता है? इसका आंसर आपको सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका आंसर? सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझा जा सकता है? तो जनरली पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं समझा जाता है। जनरली पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं समझा जाता है, लेकिन सेक्शन 2D के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझा जाएगा? तो जनरली पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं समझा जाता है, लेकिन अगर सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो उसे परिवाद समझा जाएगा और पुलिस को परिवादी समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CRPC 1973 की धारा 2D में परिवाद निम्नलिखित में से कैसे अपराध से संबंधित है? तो निम्नलिखित में हटा दिएगा कि CRPC 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित परिवाद कैसे अपराध से संबंधित है? तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों अपराधों से संबंधित है। कैसे अपराधों से संबंधित है? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों अपराधों से संबंधित है। तो CRPC की धारा 2D क्या कहती है? 2D के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी आप कंप्लेन कर सकते हो और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी कंप्लेन कर सकते हो। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस उसमें शामिल है कंप्लेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संज्ञेय अपराध किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है? तो जब आप दंड प्रक्रिया संहिता के फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे, अच्छे से उसका मतलब अवलोकन करेंगे फर्स्ट शेड्यूल को, तो आपको मिलेगा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, उसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा भी किया जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जाता है, सत्र न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है। तो मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि वो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट हो या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या वो सेशन जज हो, सेशन कोर्ट हो, तो उसके द्वारा उसका विचारण किया जा सकेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाली ही है हर जगह पे। चलिए आगे चलते हैं। इंक्वायरी किस धारा में डिफाइंड है? जांच जो है वह किस धारा में परिभाषित है? तो इंक्वायरी जो है वो सेक्शन 2G में परिभाषित है। सेक्शन 2G में इंक्वायरी डिफाइंड है। और इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। इंक्वायरी मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोड। ओके, तो इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है? तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा की जाती है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये बता ही दिया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है, ये 2G में पता चलता है। और सेक्शन 2G में एक वर्ड यूज किया गया, ट्रायल। ट्रायल को सेक्शन 2G में यूज तो किया गया, लेकिन इसे सेपरेटली डिफाइन नहीं किया गया है, पृथक परिभाषित नहीं किया गया है। जनरली मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विचारण क्या कहलाता है, तो आप बताओगे कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। विचारण को सेक्शन 2G में यूज तो किया गया है, लेकिन कहीं पे भी उसे सेपरेटली डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, क्या जांच आरोप विरचित किए जाने के बाद की जाती है? क्या जांच
चार्ज फ्रेमिंग के बाद की जाती है? नहीं, जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी चार्ज फ्रेमिंग के पहले की जाती है, न कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद। तो इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी में देखा जाता है कि केस प्राइमा फेसिया बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो देखा जाता है। तो इसलिए इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग होते हुए भी चार्ज फ्रेम करने के पहले की प्रोसीजर है। चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल होता है, चार्ज फ्रेम करने के बाद इंक्वायरी नहीं होती है। तो चार्ज फ्रेम करने के पहले इंक्वायरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच या विचारण कैसी प्रक्रिया है? तो जांच या विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। सेक्शन 2G में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जांच या विचारण कैसी प्रक्रिया है? तो न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित है? इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H में डिफाइन है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2H में डिफाइन है। और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो CRPC के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसलिए प्राधिकृत किया जाए, इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो कि वह साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। तो प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए? एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए होनी चाहिए। और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रोसीडिंग की जा रही है तो वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी और अधिकारी के द्वारा जो मजिस्ट्रेट नहीं है और जिसे मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है, अथराइज किया है। तो अगर नॉर्मली आपको देखा जाए तो अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है और अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। बिफोर जुडिशियल प्रोसीडिंग है, नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये दिमाग में अपने रख लीजिएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? इंक्वायरी एंड ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन जो है वह साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है कि कौन सा बात त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला जो मामला था वो त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित था। तो जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। महानगर क्षेत्र की परिभाषा संहिता में कहाँ दी गई है? तो महानगर क्षेत्र की परिभाषा संहिता में 2K में दी गई है। सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2K के अकॉर्डिंग महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र विपरीत है जो सेक्शन 8 के अधीन महानगर क्षेत्र डिक्लेयर किया गया हो या घोषित समझा गया हो। तो धारा 8 में महानगर क्षेत्र घोषित की जाती है। महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहाँ है? धारा 2 में। और महानगर क्षेत्र जो है घोषित कहाँ किया जाएगा? धारा 8 में घोषित किया जाएगा। धारा 8(1) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, जो कुछ भी अधिसूचना में जो डेट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है, जिसमें कोई ऐसा नगर है या उसका कोई पार्ट है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है वह महानगर क्षेत्र होगा। 10 लाख से अधिक क्षेत्र का पॉपुलेशन महानगर क्षेत्र होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत अपराध को परिभाषित किया गया है? तो ऑफेंस को सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। अपराध को धारा 2N में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2N के अकॉर्डिंग अपराध शब्द से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए। तो पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में डिफाइन है? तो पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में डिफाइन है। पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2R में डिफाइन है। और सेक्शन 2R के अकॉर्डिंग सेक्शन 173 क्लास 2 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान करने हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। इसमें अन्वेषण का निष्कर्ष सम्मिलित होता है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो 173 क्लास 2 में जो भेजी जाती है रिपोर्ट वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन मामला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो सम्मन मामले को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2W में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2W में सम्मन केस को डिफाइन किया गया है। सम्मन मामला किसे कहा जाता है? तो सेक्शन 2W के अकॉर्डिंग 2 वर्ष तक के कारावास की अवधि से दंडनीय मामला सम्मन मामला कहलाता है। जिन अपराधों में 2 वर्ष तक का दंड दिया जाना है वो अपराध सम्मन मामले से संबंधित होते हैं। वारंट मामला को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया? तो वारंट मामले को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2X में डिफाइन किया गया है। वारंट मामले को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2X में डिफाइन किया गया है। और वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है, वो वारंट मामला है। वारंट मामले का अर्थ है कि अपराध से संबंधित ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जो कि 2 वर्ष से अधिक के अपराध के लिए दंडनीय हो, 2 वर्ष से अधिक के दंड के लिए दंडनीय हो, वो कैसे मामले? वारंट मामले। और वारंट मामले का कहाँ पर डिफाइन है? 2X में। आहत विक्टिम को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में डिफाइन किया गया? तो 2WA में विक्टिम को परिभाषित किया गया है। विक्टिम को 2WA में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2WA के अकॉर्डिंग विक्टिम से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्य या लोप के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पीड़ित में उसका या उसका विधिक संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है। पीड़ित की परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 2008 के धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, जो कि 31 दिसंबर 2009 से प्रभावी है। तो यह 2008 के धारा 2 के द्वारा इसे अंतः स्थापित किया गया और 31 दिसंबर 2009 से यह पीड़ित शब्द की परिभाषा अप्लीकेबल है। मीन्स परिभाषा जो है वो तो अप्लीकेबल है ही है, लेकिन दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 जो है वह 31 दिसंबर 2009 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे? तो यह धारा 4 में बताया गया है। तो सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में यह बताया गया? तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 4 में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता मीन्स IPC के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण कहाँ होगा? CRPC के अकॉर्डिंग होगा। यह सेक्शन 4 बताता है कि IPC के अंतर्गत जो कुछ भी डिफेंस है वो कहाँ अवेलेबल रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो CRPC में होंगे। IPC के जो कोई भी ऑफेंस है उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रायल, उनकी इंक्वायरी सब कुछ CRPC के अकॉर्डिंग होगी। यह CRPC के सेक्शन 4 में क्लियर प्रोविजन कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी और ये सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी, बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जाएगी। और जो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या फिर लॉ ऑफ एविडेंस की पेड मेंबरशिप लेना चाहें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दे दी जाएगी। थैंक यू।